हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कोर्स कोड बीपी 505T के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए या ऐसे प्रश्न जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को उनके सॉल्यूशंस के साथ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। ये वीडियो हमारे बी फॉर्म 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए होगा, जहां पर वो प्रीवियस ईयर्स में सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 6 वर्षों में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उन सभी को मैं यहां पर आपके साथ में रख रहा हूं, उनके सॉल्यूशन के साथ रख रहा हूं, ताकि कितना आंसर लिखना है वो भी आपको पता चले। और इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि 5-7 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो आपको मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशंस दूंगा ताकि आप वहां के भी प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं उन नंबरों में भी, तो भी आप उसको सॉल्व कर पाए। तो आज के इस वीडियो में आपको जो भी प्रश्न बता रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। एग्जाम में जाने से पहले आप सभी को इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छी तरीके से जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के अगर आंसर को हम लिखना चाह रहे हैं तो जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसी हम ब्रांच बोल सकते हैं या एक ऐसा स्ट्रीम बोल सकते हैं जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है जूरिस, दूसरा है प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ या कानून के बारे में जहां बात कर रहे हो, और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज, साइंस या फिर स्किल। यानी अगर एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा फिनोमिना जहां पर हम लोग लॉज या कानून के बारे में जानकारी रखते हैं, उसकी नॉलेज को ज्ञात करते हैं या उसकी साइंस या उसके स्किल में डेवलप करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस हमें अच्छे तरीके से जो फंडामेंटल्स हैं लॉज के, उसको समझने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो एक्चुअल रूल्स हैं उनको भी जानने में मदद करता है बाय द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। पिछले प्रश्न जैसा ही मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न कई बार अलग से पूछा गया है। अभी हमने जूरिस्प्रूडेंस को समझा, यानी लॉज के बारे में जानकारी रखना। अब इन्हीं लॉज को अगर हम सिर्फ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल फील्ड से जोड़ के रखें तो उसी को क्या बोलेंगे, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो स्टडी है रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द फार्मेसी, किस तरीके से फार्मेसी स्टेप करना है, फार्मेसी की फील्ड में किस तरीके से काम करना है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, उसकी सेल कैसे होगी, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ फार्मेसी प्रैक्टिस और जो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन सभी की नॉलेज को रखना, उनकी स्किल को डेवलप करना, मतलब हम अपने स्किल डेवलप करें कि उन लॉज को समझ सकें, या उसकी साइंस को समझना ही क्या कहलाएगा, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये एक लीगल सिस्टम है लॉ का, और जो बॉडीज़ हैं जो कि डिफरेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपका ड्रग अथॉरिटीज़ हैं, ड्रग रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, वो इन लॉज के द्वारा अप्लाई करती हैं कहाँ पर, फार्मास्यूटिकल फील्ड में, और जिसकी वजह से जो है पूरा फ्रेमवर्क जो है, जो लीगल फ्रेमवर्क है वो जनरेट होता है। ये हम जिस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं उसी को कहते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। एक प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था या कब लागू हुआ था, तो 1940 आप उसको बता सकते हैं। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो हैं वो 1945 में आए थे, हमारे देश के आज़ाद होने से पहले। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के, उसमें सबसे पहला है कि जो भी ड्रग्स का सेल होगा, इंपोर्ट होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे देश भर में, या फिर कॉस्मेटिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स या इंपोर्ट होगा, वो लाइसेंस के द्वारा किया जाए, यानी उस पर नज़र रखी जाए। दूसरा ये है कि केवल जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, यानी जिन्होंने फॉर्मल या इनफॉर्मल ट्रेनिंग ले रखी है, जिन्होंने जानकारी रखी है दवाओं के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में, वही लोग जो है वो दवा का या कॉस्मेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, एक देश से दूसरे देश में उसको लाएंगे या हमारे देश में इंपोर्ट करेंगे, या फिर उनका सेल या डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि देखेंगे। साथ ही साथ जो ड्रग की क्वालिटी है उसके ऊपर भी ये एक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, यानी कि सब स्टैंडर्ड जो ड्रग्स की क्वालिटी है उनको दूर करना है, उनको प्रिवेंट करना है। साथ ही साथ जो हाई मेडिकल ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स हैं पूरे देश में उसको लागू करना है। अच्छी क्वालिटी की चीपर ड्रग्स, बेहतर क्वालिटी की ड्रग्स लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो करना है, और जो गलत ड्रग्स हैं, जो नकली दवाएं हैं, उनको देश से बाहर करने का काम भी ये करते हैं। साथ ही साथ जो अदर, ये तो एलोपैथिक ड्रग्स के बारे में बात हो गई, साथ ही साथ जो अदर जो आपके जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं, जैसे आयुर्वेदा है, आपका सिद्धा है, यूनानी है,
इन सभी ड्रग्स को भी रेगुलेट करना ताकि इनके भी स्टैंडर्ड्स बने और अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचे। साथ ही साथ कुछ अथॉरिटीज़ का भी या कुछ आपके कमिटीज़ का भी निर्माण करना जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाना, ड्रग्स का जो कंस्ट्रक्टिव जो कमिटीज़ हैं उनका निर्माण करना, ताकि एलोपैथिक जो एलाइड ड्रग्स हैं, जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं और जो कॉस्मेटिक्स हैं उनका सही तरीके से उपयोग लोगों के द्वारा जो है वो किया जा सके और उनका सेल, इंपोर्ट या उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका यूजेज इत्यादि जो है वो कंट्रोल्ड वे में सही तरीके से किया जा सके। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ड्रग अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब जब भी हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैंने ये सब्जेक्ट अभी तक आप लोग को पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें एक ढेर सारे एक्ट पढ़ने से, फार्मेसी एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रिवेंशन एक्ट है, इन सभी एक्ट्स में एक चीज़ है जो लॉस के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे जो LLB वगैरह करते हैं वो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हम एक्ट पहले समझते हैं कि है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव जानते हैं, उसके बाद हमें उसके अंदर आने वाले सभी जो शब्द हैं उनकी डेफिनीशंस पढ़नी पड़ती है और एज पर एक्ट जो डेफिनीशन है वो आपको एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। तो जैसे हम लोग अभी यहाँ पर हमें ड्रग की डेफिनीशन देखनी है कि ड्रग क्या होता है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और ये जो लाइन है इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एज पर एक्ट अगर पूछ रहा है तो एक्ट के अनुसार ही आपको लिखना होगा। कोई भी मेडिसिन हैं, कोई भी केमिकल्स हैं जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं ह्यूमंस के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर, या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन या प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में, उसे हम ड्रग कहेंगे। साथ ही साथ वो सब्सटेंस जो कि फूड से अलग हैं लेकिन हमारे शरीर के, ह्यूमन शरीर के या ह्यूमन बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर या फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, या किसी इंसेक्ट को या किसी कीड़े मकोड़े को मारने के लिए जो हमारे शरीर में है उनको मारने के लिए, जो कि कॉज करते हैं डिसीज़ को, उनको मारने के लिए अगर यूज़ करते हैं ह्यूमंस के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। साथ ही साथ जो डिवाइसेज हैं जो कि इंटरनली यूज़ की जाती हैं, जैसे कि पेसमेकर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, या एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो, जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन या प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज और एनी डिसऑर्डर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रग। तो ये ड्रग की डेफिनेशन हो गई एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे जिलेटिन या ऐसे सब्सटेंस जो कि ड्रग्स या मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो भी ड्रग की कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मिस ब्रांडेड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स और सुपीरियर ड्रग करके जो 2 क्वेश्चंस हैं ये लगभग हर यूनिवर्सिटी ने लगभग हर साल या 1 साल छोड़ करके जरूर पूछा है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ड्रग जिसका जो लेवल है वो सही मैनर में नहीं है जैसा कि उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगा। उसका जो कलर है, जो कोटिंग है, जो उसकी पाउडर है, जो पॉलिश है, वो किसी तरीके से डैमेज हो गई है, यानी कि वो सही तरीके से नहीं है, या इस तरीके से उसको बनाया गया है कि जो उसका या उसमें इस प्रकार का क्लेम किया जा रहा है कि जो उसकी यूज़ हो सकती है, जो उसका थेरापेटिक वैल्यू हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिस ब्रांडेड ड्रग के अंतर्गत उसे लिया जा सकते हैं। कोई भी लेबल या कंटेनर ऐसे ड्रग के साथ है जो कि ऐसा स्टेटमेंट या डिज़ाइन दे रहा है, या कोई ऐसी डिवाइस है जो कि फॉल्स क्लेम कर रही है, झूठा बयान दे रही है, कोई ऐसी बात बोल रही है या मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ये इसको आप लेंगे तो ये आपका मान लीजिए कि आयरन का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा या आपको बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी, ऐसी कोई भी चीज़ अगर उस लेवल पे लिखी हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये मिस ब्रांडेड ड्रग है, क्योंकि ये गलत फॉल्स जो है आपके साथ क्लेम कर रही है और ऐसी चीज़ जो है वो मार्केट में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिफाइन सुपीरियर ड्रग अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सेक्शन 17B के अंतर्गत, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत ये डेफिनेशन दी गई है फॉर द सुपीरियर ड्रग के लिए। कोई भी ड्रग जो कि इंपोर्ट किया जा रहा है किसी ऐसे नाम से
जो कि किसी दूसरे ड्रग के नाम से बिलोंग करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर ड्रग के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट इज कोई भी इंटीमेशन या जो सब्स्टिट्यूट है जो कि किसी दूसरे ड्रग का है और किसी और ड्रग के जैसा रिजेंबल करता है, उसके जैसा ही देखने में लगता है या सुनने में लगता है, या कोई ऐसा लेबल ले रहा है जो कि दूसरे ड्रग पे पहले से यूज़ किया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि सुपीरियर ड्रग जो है वो मानी जाएगी। अगर किसी का नाम है या बिजनेस है जो कि क्लेम करता है कि जो ड्रग का प्रोड्यूसर है वो सेम कंटेनर या सेम जो नॉन एग्जिस्टेंट है उसके जैसा देखने को मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर ड्रग के अंतर्गत रखेंगे। जब भी कोई ड्रग जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है थोड़े से मात्रा में या पूरी की पूरी ड्रग को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो भी जो है उसे हम लोग सुपीरियर ड्रग के अंतर्गत रखेंगे। जो नॉन ड्रग्स हैं, यानी पहले से कोई ड्रग है, मान लीजिए कोई पैरासीटामोल का कोई ब्रांड है और कोई ड्रग पहले से कोई इंपोर्ट कर रहा है या सेल कर रहा है, और हम उसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके उसका लेबल उसके जैसा बना करके या उसके जैसी पैकेजिंग करके मार्केट में ले आए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर ड्रग के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर सेल्फ यूजेज। जनरली इंपोर्ट करने के लिए ड्रग को बाहर से हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ड्रग्स या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी दवाएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं है और पर्सनल यूज़ के लिए कोई व्यक्ति उसे बाहर से लेकर के आना चाहता है। कोई व्यक्ति बाहर गया था, अपने देश से बाहर गया, विदेश गया, वहाँ से लेके आना चाहता है या विदेश से मंगाना चाहता है, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं वो आपको समझना है एज पर एक्ट। तो जब भी कोई इंडिविजुअल, जैसे कि कोई पेशेंट ही है, वो कोई प्रिस्क्राइब ड्रग है, उसको प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए उसके पास कि वो ड्रग डॉक्टर ने उसको खाने के लिए कही है, तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है वो किसी फॉरेन कंट्री से अपने पर्सनल ओन यूजेस के लिए अपनी कंट्री में ला सकता है। लेकिन ये जो ड्रग है अगर वो बाहर से लेके आ रहा है तो पैसेंजर का जो पर्सनल लगेज है उसमें अगर 100 डोज तक है तो कोई बात नहीं, उसको किसी तरीके के लाइसेंस को लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसकी जो डोजेज हैं अगर वो 100 डोज से ज़्यादा हो जा रही है, तब ऐसे समय पे हमको एक इंपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है पर्सनल यूज़ के लिए भी, और जो एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल्ड होते हैं एज पर द एक्ट उसे हम लोग कहते हैं 12A एंड 12B। 12A एंड 12B फॉर्म्स के नाम हैं जो कि इंपोर्ट करने के लिए, सेल्फ यूजेस के इंपोर्ट के लिए 100 से ज़्यादा डोज होने पर पेशेंट को फाइल करना पड़ता है और तब उसे लाइसेंस मिलता है और उस लाइसेंस के बेसिस पे वो बाहर से दवा को मंगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्लासेस ऑफ ड्रग दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द बीइंग सोल्ड। मतलब एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कौन कौन से क्लास की ड्रग्स हैं जिनका डेफिनेशन के अंतर्गत वो आ रही हो और उनको हम लोग सोल्ड नहीं कर सकते या उसे हम लोग अपने देश में बेच नहीं सकते, या उसे बेचने से जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो उसे रोकेंगी। तो बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं फॉर द सेल, उसमें पहला तो मिस ब्रांडेड ड्रग। जो मिस ब्रांडेड ड्रग अभी हमने कहा था, डेफिनेशन आपने देखी, ऐसी ड्रग्स को हम लोग मार्केट में नहीं बेच सकते। सुपीरियर ड्रग है जो कि किसी दूसरे ड्रग का फॉल्स क्लेम कर रही हैं, उनको हम लोग मार्केट में नहीं बेच सकते। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स दैट आर नॉट अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट की गई, यानी कि कोई प्योर फॉर्म में नहीं है, उसमें किसी चीज़ का मिलावट किया गया है या जानबूझ करके किया गया या गलती से एडल्ट्रेशन हुआ है, ऐसी ड्रग्स को भी मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग्स दैट हैव नॉट डिस्क्लोज द फॉर्मूला। ऐसी ड्रग्स जो कि जिनका फॉर्मूला या जो पेटेंट है, यानी एक कंपनी या एक व्यक्ति ने किसी फॉर्मूले को तैयार किया और उसका उसने पेटेंट ले रखा है, तो केवल उसी के पास लाइसेंस है कि वही बना सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में बेच नहीं सकती है। नेक्स्ट शेड्यूल जे ड्रग्स। शेड्यूल जे के अंतर्गत कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका इलाज करने के नाम पर दवा जो है वो बेची नहीं जा सकती, ये क्लेम करते हुए कि इस पर्टिकुलर बीमारी का शर्तिया इलाज जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं जो कि एक्सपायर हो गई हैं, आप सभी को मालूम है एक्सपायर ड्रग हैं तो वो बेची नहीं जा सकती एज पर रूल, उनको बेचना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो ड्रग्स हैं जो कि केवल गवर्नमेंट स्कीम्स में यूज़ की जा रही हैं, उनको भी बाहर नहीं बेचा जा सकता, खुले मार्केट में उन्हें भी बेचा नहीं जा सकता, जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली ड्रग्स हैं। या फिर जो सैंपल यूज़ किए जाते हैं फॉर द फिजिशियन, या कि जो डॉक्टर्स हैं जो कि फिजिशियंस हैं, उनके लिए कंपनियां कई बार सैंपल्स बनाती है। नई ड्रग उन्होंने ईजाद की है तो उसका सैंपल वो लेकर के जाते हैं कि आप अपने पेशेंट्स को चेक करके देखिए कि क्या ये अच्छी है कि या नहीं, या इसका
क्या इफेक्ट आ रहा है। अब उस सैंपल ड्रग को जिसके ऊपर उसके ऊपर बाकायदा उस लेवल पे लिखा होता है टू नॉट बी सोल्ड, क्योंकि ये फिजिशियन सैंपल है, इसे मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। अगर वो मार्केट में बिक रही है तो उसे रोका जाएगा एज पर द रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इम्पोर्ट। ऐसी कौन सी क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं जिनको बाहर से इंपोर्ट करने पर रोक है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो बहुत सारे ऐसे क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जिनको पूरी तरीके से रोक है कि वो बाहर से नहीं मंगाई जा सकती, लेकिन फिर भी उसमें से 3 कुछ का 3 आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, बट मैं और भी बता दे रहा हूँ, कई बार ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो पहला है उसमें सब स्टैंडर्ड ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स जिनका स्टैंडर्ड सही नहीं है, यानी कि वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उन ड्रग्स को हम लोग या कॉस्मेटिक्स को बाहर से नहीं मिला सकते। मिस ब्रांडेड ड्रग हों, काउंटरफेल ड्रग हों, एडल्टरेटेड ड्रग्स हों या कॉस्मेटिक्स हों, उनको हम लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। कोई भी पेटेंटेड ड्रग है या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जिसका जो ट्रू फार्मूला किसी को मालूम नहीं है, जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और उनके अमाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसी ड्रग्स को हम लोग बाहर से नहीं मंगा सकते हैं या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कोई ड्रग या फॉर्मुलेशन जो कि क्लेम करता है किसी भी ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो कि शेड्यूल जे के अंतर्गत है। मैंने पहले कहा, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। शेड्यूल जे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वो शेड्यूल है जहां पर उन बीमारियों के नाम दिए गए हैं जिनका कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये बीमारियां इन दवाओं को खाने से ठीक होती है। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि पर्टिकुलर कोई बीमारी है जैसे टीबी है और ये दवा खाने से टीबी जड़ से सही हो जाती है, ऐसा कोई अगर क्लेम कर रहा है तो ऐसी दवा को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही इसको इंपोर्ट किया जा सकता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक जिसका मैन्युफैक्चरिंग, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इलीगल है अब उसकी खुद की कंट्री ऑफ ओरिजिन में। मान लीजिए कि श्रीलंका में कोई दवा बनी और उस दवा को उसकी वहाँ की गवर्नमेंट ने ही उसको बैन कर दिया कि ये दवा सही नहीं है, इसको खाने से प्रॉब्लम होती है या कुछ भी हो सकता है, उस दवा का इंपोर्ट इंडिया के अंदर या किसी कंट्री के अंदर नहीं किया जा सकता। कोई भी ड्रग जो कि पैक या लेबल किया जा रहा है एज पर द अकॉर्डेंस ऑफ जो भी एक्ट है उसके हिसाब से उसकी पैकिंग या लेबलिंग नहीं है, तो ऐसी ड्रग का भी इंपोर्ट जो है वो बाहर से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज शेड्यूल जे। देखिए आ गया, अभी हम लोग कह रहे थे कई बार पूछा गया है व्हाट इज शेड्यूल जे इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। शेड्यूल जे जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और उसके बाद जो है रूल्स में आया, दैट इज 1945 रूल में एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो एक लिस्ट दी गई है डिसीजेस की और उससे जुड़े हुए चीज़ों की कि कोई भी ड्रग जो है वो क्लेम ना करे कि इन डिसीजेस को, इन बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है या क्योर करता है। शर्तिया इलाज की बात हो रही है, मतलब कि ये दवा खाने से ये ठीक हो जाता है, ऐसा क्लेम करने वाली दवा जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इसी की जो लिस्ट है वो शेड्यूल जे के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। जो रूल है 106 नंबर का रूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का 1940 का, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी ड्रग जो है वो कभी भी क्लेम नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो पर्टिकुलर ड्रग हमने बनाई है ये किसी भी बीमारी को डिसीज़ करने के जो डिसीजेज हैं शेड्यूल जे वाली, उनको जो ना तो ट्रीट करेगा पूरी तरीके से, ना तो इनको प्रिवेंशन करेगा। ऐसा कोई क्लेम नहीं करना चाहिए। ऐसा अच्छा क्लेम क्यों नहीं करना चाहिए? अगर क्लेम कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई कंपनी कर रही है तो होगा क्या कि बहुत सारे लोग बिना डॉक्टर्स को दिखाए, बिना अपनी जांच सही तरीके से कराए उन ड्रग्स को खाना शुरू कर देंगे और ये क्लेम जो है वो उनके जान के साथ खेल सकता है, इसीलिए इस पर जो है वो रोक लगाई जाती है। तो शेड्यूल जे में क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ डिसीजेज है जिनके लिए क्लेम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज व्हाट इज शेड्यूल जी। जे अलग हो गया, जी अलग हो गया। व्हाट इज शेड्यूल जी इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। शेड्यूल जी जो है वो उन ड्रग्स की लिस्ट हमको देखने को मिलती है वहाँ पे जो कि जनरली हार्मोनल प्रिपरेशंस हैं, जो ह्यूमन हार्मोन्स हैं, जो एनिमल हार्मोन्स हैं, उनसे बना हुआ या उनके प्रिपरेशंस को ही शेड्यूल जी के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही साथ इन जो शेड्यूल की ड्रग्स होती हैं उनका जो लेबल बनता है, ड्रग लेवल, वहाँ पर हमको एक वार्निंग जो है वो लिखना पड़ता है, कॉशन करके या चेतावनी करके कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। यानी क्योंकि हार्मोनल प्रिपरेशंस हैं तो इनको बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के या किसी डॉक्टर के सुपरविजन के या बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनको लेना डेंजरस हो सकता
है। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं इस शेड्यूल जी में बहुत सारी ड्रग्स हैं, लेकिन कुछ जो एग्जांपल हैं जैसे कि टेस्टोलैक्टोन है, हाइड्रोक्सीयूरिया है, कार्बिबुटामाइड है या फिर प्रेमिडिडोन है। इस तरीके की ड्रग्स जो हार्मोनल रिलेटेड ड्रग्स हैं, हार्मोनल प्रिपरेशन ड्रग्स हैं, वो हमें शेड्यूल जी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज शेड्यूल एच इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। शेड्यूल एच और एक्स और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो शेड्यूल एच तो हम सभी ने देखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी ऐसी ड्रग्स को जो कि एंटीबायोटिक्स हैं खास करके, या टीबी के ट्यूबरक्लोसिस की में यूज होने वाली ड्रग्स हैं, फंगल ड्रग्स हैं, तो आप उनके पत्ते को पलट के देखिएगा तो वहाँ पे एक लाल रंग का बॉक्स बना होता है और उस पर लिखा होता है दे आर द शेड्यूल एच ड्रग एंड इट शुड बी क्या नाम है सोल्ड बाय द ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन पे ही ऐसे ड्रग्स को स्टोर कर सकते हैं। तो शेड्यूल ड्रग जो है यहाँ पर ये क्लास ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर एक अपेंडिक्स दिया गया है, एक लिस्ट ऑफ जो है वो दी गई है ड्रग्स की, जिन ड्रग्स को हम लोग परचेज करेंगे काउंटर से किसी ड्रग के स्टोर से, वहाँ पर एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इन ड्रग्स को दिया जाएगा। यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स से अलग होंगे। इन ड्रग्स को खरीदने के लिए आपके पास एक जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर का आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, पर्चा होना चाहिए। उन्हीं पर्चे पर इन दवाओं को बेचा जाएगा क्योंकि ये दवाओं को मेडिकल सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें एक पूरी लिस्ट दी हुई है। आप शेड्यूल एच जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देखेंगे तो पूरा शेड्यूल दिया गया है, ABCD करके ड्रग्स के नाम हैं जैसे डिक्शनरी में होता है, और बहुत सारी ड्रग्स के नाम उसमें दिए हुए हैं। करीब 500 से ऊपर 536 के करीब जो है ड्रग्स जो हैं 2013-14 तक में मैंने देखी थी, तो उतनी ड्रग्स जो है वहाँ पर दी हुई थी। तो जो शेड्यूल एच की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एसिक्लोवीर है, एल्बेंडाजोल है, एल्पराजोलाम है, एटिनोलॉल है, बार्बिट्रिक एसिड है, कार्बिडोपा है, क्लोनाजिपाम है, डाइजापाम है, ग्लैटिफॉक्सिसिन है। इस तरीके की जो ड्रग्स हैं वो सभी हमें शेड्यूल एच के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एच एंड H1। 2013 में एक नया शेड्यूल आया दैट इज H1। पहले H था फिर H1 भी आ गया। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये कई बार पूछा जा सकता है, या H1 क्या है इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो जो शेड्यूल H है वो 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया 30/8/2013 को, और एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसे GSR 588E के नाम से जानते हैं। ये देखने के लिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना क्या नाम है शेड्यूल एच ड्रग्स जो थी, शेड्यूल एच ड्रग ही हैं, लेकिन उनका प्रयोग बहुत ही खतरनाक हो सकता है बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के या बिना मेडिकल सुपरविजन के, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं या कुछ अदर ड्रग्स भी हैं। तो इन ड्रग्स को वापस से जो क्या नाम है जैसे कि 3rd and 4th जनरेशन की जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हैबिट फॉर्म करती हैं, ऐसी ड्रग्स को या एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग को एक सेपरेट लिस्ट बनाया गया कि H1 के अंतर्गत इनको रखा जाए। और इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी शेड्यूल एच में और H1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, उन सभी को H कैटेगरी H से निकाल करके H1 में रख दिया गया और कहा गया कि जो भी व्यक्ति जो भी फार्मेसी स्टोर इन ड्रग्स का सेल करता है उसको इस बात का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा कि ये किस व्यक्ति को उन्होंने सेल किया है, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन ड्रग्स को किसी भी कीमत पर जो है वो दिया नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज व्हाट इज शेड्यूल एक्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखिए H1 और X काफ़ी ज़्यादा, H या H1 और X जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक कभी कभार सिमिलर लगते हैं, क्योंकि जो X है यहाँ पर भी इन ड्रग्स को हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के नहीं बेच सकते हैं, नहीं बेचना चाहिए। और इसमें एक खास बात ये है कि ये शेड्यूल एच ड्रग और शेड्यूल एक्स ड्रग ये दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के अंतर्गत, दोनों में ही, चाहे 1945 में जो रूल आया था उसमें भी। और जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं इसमें जनरली हमें नार्कोटिक ड्रग्स देखने को मिलती हैं जो नशा इत्यादि कॉज कर सकती हैं। साइकोट्रॉपिक जो ड्रग्स होती हैं वो जो कि डिल्यूशन कॉज करती हैं, हैलोसिनेशन कॉज करती हैं, साइकोसिस, सिडेशन या हिप्नोसिस, इन सभी तरीके की चीज़ें दूर करने वाली ड्रग्स को हम लोग शेड्यूल एच ड्रग के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको बेचने के लिए पहली तो ज़रूरत ये है कि प्रिस्क्रिप्शन चाहिए डॉक्टर का, उसके बाद ही बिकेंगी। साथ ही साथ शेड्यूल एक्स ड्रग्स को जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसकी एक कॉपी, एक फ़ोटोकॉपी या उसका एक ज़ेरॉक्स करके
जो रिटेलर है उसको रखना पड़ेगा और कम से कम 2 साल तक रखना पड़ेगा। जिस दिन पे वो सेल कर रहा है उस दिन से उसे 2 साल तक उसे रखना पड़ता है। और ताकि और ये जो ड्रग्स हैं इनको खुले में स्टोर के अंदर, जैसे ड्रग स्टोर है तो वहाँ पर इन्हें खुले में डिस्प्ले में नहीं रख सकते। इन ड्रग्स को किसी ड्रॉअर के अंदर जहाँ पे ताला बंद हो सके ऐसी जगह रखा जाता है ताकि कोई व्यक्ति आसानी से इन ड्रग्स को ना ले ले। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, सिकोबार्बिटल है या फिर ग्लूटाथामाइड है, ये 2 ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं जो कि शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज शेड्यूल एम इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब शेड्यूल एम जो है उसे हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत भी रखते हैं, यानी कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं जहाँ पे ड्रग का प्रिपरेशन हो रहा है, जहाँ पे ड्रग्स या मेडिसिन बन रही हैं, ऐसी जगहों पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है या कौन कौन से रूल्स या रेगुलेशन है, वो सारा कुछ जो है वो शेड्यूल एम के अंतर्गत है। शेड्यूल एम को हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करते हैं या रिक्वायरमेंट है जो परमाइसेस की है, आसपास की जगह की, जो प्लांट लगाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो सारा कुछ स्पेसिफिकेशन शेड्यूल एम के अंतर्गत लिखा गया है। साथ ही साथ ये प्लांट और इक्विपमेंट के रिक्वायरमेंट के साथ जो है आपके जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी को लिस्ट किया गया है शेड्यूल एम के अंतर्गत एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो कि यूनिट्स इंडिया में लगती हैं उनको शेड्यूल एम के द्वारा ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब बार बार आ रहा था, शेड्यूल एक्स में भी था, शेड्यूल एच में भी था कि जो ड्रग है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या आरएमपी के अंतर्गत ही दी जाएगी। तो एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर वर्ड कई बार यूज़ किया गया है और इसके लिए ये जो इसका क्या मतलब है वो आइए समझते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक ऐसा क्वालिफिकेशन है जो कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916, ये भी एक अलग एक्ट है, उसमें जिन व्यक्तियों को ये दिया गया, या फिर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 या उसके जो अमेंडमेंट हुए 1956 102 ऑफ 1956 के अंतर्गत, ऐसा व्यक्ति जिसको ये कहा गया है कि ये मेडिकल की डिग्री है इसके पास और ये मेडिकल से रिलेटेड वर्क जो है वो कर रहा है। कोई भी व्यक्ति को स्टेट मेडिकल जो रजिस्टर है उसमें जो रजिस्टर्ड है, ऐसे व्यक्ति को जो कि मॉडर्न साइंटिफिक जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसे आप एलोपैथ भी बोलते हो, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्टर किया गया है, ऐसे व्यक्ति को भी हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंतर्गत रखते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ जो रजिस्टर जो बनता है, मेडिकल रजिस्टर बनता है स्टेट का, उसके अंदर जो सब क्लॉज हैं, उन सब क्लॉज में जो डिक्लेयर है कि एक जनरल एक स्पेशल ऑर्डर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति है जो कि प्रैक्टिस कर रहा है मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, वो इस एक्ट के अंतर्गत आता है, उसी को हम लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास क्वालिफिकेशन है एज पर द गवर्नमेंट रूल या फिर एज पर दिस द मेडिकल क्या नाम है मेडिकल काउंसिल का जो एक्ट है, उसके अंतर्गत ऐसी डिग्री वो या ऐसा एक क्वालिफिकेशन रखता है कि वो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में अपने आप को यूज़ कर सकता है, उस मेडिसिन सिस्टम को यूज़ कर सकता है या उसका प्रयोग करके लोगों की इलाज कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मानते हैं। नेक्स्ट इज जिसका अच्छा मेडिकल रजिस्टर में उसका रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड अडल्ट्रेटेड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। हमने पहले ही कहा कि जो सेक्शन 9A है हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वहाँ पे हमें एडल्ट्रेटेड ड्रग्स की डेफिनेशन देखने को मिलती है और ये ऐसी कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ऐसा कोई ड्रग जिसमें अंदर मिलावट की गई है, साधारण शब्द में कहा जाए, या एज पर एक्ट जो डेफिनेशन है वो कहता है कि होल या थोड़ा या कुछ पार्ट ऑफ जो ड्रग है उसमें कुछ डिकम्पोजिट सब्सटेंस है या कुछ गलत सब्सटेंस है या कुछ अलग सब्सटेंस मिलाया गया है। साथ ही साथ जो इसका प्रिपरेशन है, जो इसका पैकेजिंग है, जो स्टोरेज की गई है, वो पुअर सैनिटेशन कंडीशंस के अंतर्गत किया गया है, जिसकी वजह से कंटामिनेशन हो रहा है जो कि किसी के व्यक्ति के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे। एडल्ट्रेटेड ड्रग्स ऐसे को भी कहते हैं जिसके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जुड़े हों, ऐसे सब्सटेंस जुड़े हों जो कि किसी व्यक्ति को या उसके कंटेंट जो है वो किसी व्यक्ति के हेल्थ के लिए इंजीरियस हो, उसे भी हम लोग एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ड्रग जिसका कलर जो है
जो कि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, उससे अलग है, कुछ अलग दिख रहा है, वो भी आएगा एडल्ट्रेटेड ड्रग्स में। जो क्योंकि कलर स्पेसिफाइड होने का मतलब है कि उसमें किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं की गई है। अगर कलर बदल रहा है इसका मतलब कि उसमें मिलावट की गई है। साथ ही साथ जैसे कि आप लोग हल्दी खरीदने जाते हैं तो उसका कलर अगर येलो ना हो, ब्लैक हो, तो आप कह देंगे कि ये सही नहीं है। या आप काली मिर्च खरीद रहे हैं और उसमें आपको जो है कोई पपीते का बीज मिला दे तो वो क्या कहलाएगा, अडल्ट्रेशन ही कहलाएगा। तो यानी कलर से, उसके टेस्ट से ऐसे भी हम लोग पता कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस जो है जो कि आपके शरीर के लिए या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऐसी चीज़ें अगर वो रख रहा है, ऐसी कोई ड्रग है, तो उसे आप एडल्ट्रेटेड ड्रग के अंतर्गत रखेंगे। और जो क्वालिटी, जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 500 mg की टैबलेट है, क्लेम की जा रही है एज पर लेबल, बट उसके अंदर वो 500 mg ना होकर के 510 है या 498 mg ही है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एडल्ट्रेटेड या सब स्टैंडर्ड ड्रग के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPCSEA एंड LM। तो ये जो दो शब्द आपके सामने रख रहे हैं, तो जो CPCSEA है, इसका फुल फॉर्म होता है कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द एनिमल। अगर आपके कॉलेज में M.Pharm लेवल की पढ़ाई हो रही है या मेडिकल की पढ़ाई कहीं हो रही हो, तो वहाँ पर जनरली एनिमल्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स को करवाने के लिए कमेटी की आवश्यकता पड़ती है, और वही कमेटी जो है CPCSEA के नाम से जाती है। ये जो है सेक्शन 15A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में ये एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, जिसके सेक्शन 15A में इस कमेटी को बनाने के लिए कहा गया। इंस्टीट्यूशन लेवल पे बनती है और फिर उसको जो है एक सेंट्रल लेवल पे उससे हम लोग बताते हैं, वो अपने सारे परचेज, सभी एनिमल्स को किस तरीके से रखना है, उस एनिमल को, एनिमल हाउस का किस तरीके से बनेगा, एनिमल्स को क्या फीडिंग करानी है, किस तरीके से, मतलब किसी तरीके की क्रूएल्टी जो है वो एक्सपेरिमेंटिंग एनिमल्स के ऊपर ना हो, उसको रोकने के लिए इसको किया जाता है। दूसरा हमारा NLEM, जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो रेशनल यूज़ है मेडिसिन का, उसको 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के द्वारा किया जाए। यानी कि उसका कॉस्ट अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी, यानी कि वो सेफ्टी उसकी पूरी मिले, और जो इसकी इफिकेसी है, जो उसकी ज़रूरत है, जितना जिस काम के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से वो करे। और इसी को करने के लिए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है वो बनाया गया है, जो कि प्रिस्क्रिप्शन को प्रमोट करता है बाय द जेनरिक नेम। जो ड्रग्स हैं उनका जेनरिक नेम के द्वारा जो है वो लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एडवर्टीजमेंट एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, लेबल, रैपर या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या एनी अनाउंसमेंट जो कि ओरली की जा रही है या किसी तरीके से लाइट के द्वारा प्रोड्यूस करके, ट्रांसमिशन करके किया जा रहा है, साउंड के द्वारा, स्मोक के द्वारा किया जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, एडवर्टीजमेंट एज पर द एक्ट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, यानी हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ अपने बारे में या किसी सर्विस के बारे में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसी नोटिस के द्वारा, सर्कुलर के द्वारा, किसी लेबल के द्वारा, किसी क्या नाम है, बोल करके, ओरली बता करके, या लाइट के द्वारा प्रोड्यूस करके, स्मोक करके, साउंड करके, उसी को क्या बोलेंगे आप, एडवर्टीजमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट इज ऑल्सो नोन एज राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी कि आज से कुछ साल पहले लोगों को लगता था कि कोई भी चीज़, जो भी कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई कमेटी या कोई व्यक्ति कर रहा है, आपका यूनिवर्सिटी कोई भी, अगर उस चीज़ को करता है तो वो किसी को हमसे ना कोई प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आपने DM के पास गए, DM से आपने पूछा, सर हमने एप्लीकेशन दिया था, बताइए इसका क्या हुआ, तो वो DM बोलेगा हम, आप कौन है, आपको क्यों बताएं, हम सरकार को बताएंगे या हम किसी और को बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। तो क्या होता था कि कई बार सूचनाओं का आदान प्रदान लोगों के बीच में नहीं होता था। उसी को प्रमोट करने के लिए, यानी कि आप किसी से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछ सकें और जानकारी हासिल कर सकें, आपको भी मालूम हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं RTI एक्ट। और ये लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि जो सिटीजन है, जिनका डेमोक्रेटिक राइट है, जो उसको वो इन्फॉर्मेशन के द्वारा ले सकें और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकें। साथ ही साथ जो पूरी की पूरी एक सिस्टम है हमारे देश का, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है और जो अकाउंटेबिलिटी है लोगों की, अधिकारियों की,
ऑफिसर्स की वो आपके प्रति बन पाए। साथ ही साथ जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो इंटरेस्ट हैं गवर्नमेंट के ऑपरेशंस की और जो रिसोर्सेज की, उसको भी एक तरीके से लाइन पे लाया जाए, एक हार्मोनाइज्ड वे में जो है उसको किया जाए। साथ ही साथ जो आपके डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं उनको प्रिजर्व करना, ताकि जो इन्फॉर्मेशंस लोगों को चाहिए और उसकी प्रैक्टिस लोग कर सकें, उसको जान सकें, उसको उन इन्फॉर्मेशंस को लेने में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर एक चेक हो सके, उनका आप कह सकते हैं उनके ऊपर जो करप्शन की चीज़ें हैं उनको रिड्यूस करने के लिए भी जो इंफॉर्मेशन एक्ट है उसका प्रयोग जो किया जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RTI बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज शेड्यूल एन। शेड्यूल एन जो है वो सिंपल से रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं या लॉज हैं जो कि शेड्यूल एन के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर रखे गए हैं, तब ताकि किसी भी फार्मेसी स्टोर या फार्मेसी को किस तरीके से रन करना है, कौन कौन सी वहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको चलेगी, कौन से इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, रिकॉर्ड किस तरीके से आपको रखना है, या जो भी जनरल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी फार्मेसी स्टोर को इंडिया के अंदर चलाने के लिए, इन सभी रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स को या उनकी जो क्या नाम है नीड्स हैं उनको एक जगह लिस्ट किया गया है, और उसी को हम बोलते हैं शेड्यूल एन, और ये हमें कहाँ मिलता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट एक्ट। हम लोग देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरीके से हमारे कुछ इंडिविजुअल राइट्स हैं जब हम पेटेंट के रूप में, ट्रेडमार्क के रूप में, कॉपीराइट के रूप में लेकर के आते हैं। जो भी व्यक्ति कुछ नया कर रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ बना रहा है जो उसके दिमाग की उपज है, उसकी मेहनत की उपज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसको बोलते हैं, वो दिए जाते हैं, जिसमें पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे हम लोग यूट्यूब पे बना रहे हैं तो हमें यूट्यूब कॉपीराइट देता है ताकि हमारे वीडियोस को कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ ना कर सके, हम यूज़ करें, क्योंकि वो मेहनत हमने की है, तो इसको हम लोग कॉपीराइट बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से जब किसी नई चीज़ का इन्वेंशन कोई व्यक्ति करता है तो उसको एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए कि वो व्यक्ति अपने हिसाब से उसका प्रयोग कर सके, वो कंपनी अपने हिसाब से उसका प्रयोग करे कुछ दिनों तक, बाद में पब्लिक डोमेन को दे दे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटेंट एक्ट। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे सबसे पहला है टू इनकरेज जो इन्वेंटर है उसको इनकरेज करने के लिए, ताकि वो कोई भी चीज़ उसने बनाई है जिसमें उसने अपना समय दिया है, उसने दिमाग लगाया है, उसने अपना पैसा लगाया है, तो उसको इनकरेज किया जाए ताकि कुछ दिनों तक, कुछ समय तक, जैसे जनरली मान लीजिए 20 साल के लिए उसको पेटेंट मिल गया तो 20 साल तक कोई और कंपनी कोई व्यक्ति उसके काम को जो है बिना उसके परमिशन के कॉपी नहीं कर सकता। दूसरा, जो प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर इंटरेस्ट, जो भी फाइनेंशियल गेन चाहता है हमारा इन्वेंटर जिसने इन्वेंट किया है, उसको प्रोटेक्ट करना ताकि गुडविल बनी रहे और उसका जो इंटरेस्ट है आगे फिर से काम करने का वो बना रहे। नेक्स्ट, इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट में समय लगता है, पैसा लगता है, तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है और जिसकी वजह से उसको पेटेंट प्राप्त हुआ है, कोई नई चीज़ का इन्वेंशन किया है, तो उसको प्रोटेक्ट करना ताकि उसे फिर से मोटिवेशन मिले और वो आगे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो करता रहे। साथ ही साथ टू इंश्योर फेयर होना चाहिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो प्रोटेक्शन है, जब किसी व्यक्ति ने अगर अपना इन्वेंशन किया है, उसके पास कोई प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट है, तो वो केवल उसको बनाए, कोई और व्यक्ति या कंपनी उसको कॉपी ना करे जब तक कि वो पेटेंट पीरियड में है। इसको इंश्योर करना भी पेटेंट एक्ट के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। मैंने कहा कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है और पेटेंट है, तीनों ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रेडमार्क जो है वो बिल्कुल पेटेंट जैसा ही काम कर रहा है, बट पेटेंट इन्वेंशन के ऊपर चलता है, जबकि ट्रेडमार्क जो है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, उसको एक पर्टिकुलर उसने अपना एक पहचान बनाने के लिए एक ट्रेडमार्क दिया। जैसे अगर आप कहीं पर सैमसंग लिखा हुआ देख रहे हैं तो ये सैमसंग जो एक लोगो जैसा बना होता है जिसके ऊपर आर भी लिखा होता है कई बार, तो वो रजिस्टर्ड मार्क है उसका, और वो जो LG है या सैमसंग है या पार्ले है वो केवल वही कंपनी यूज़ करेगी, कोई दूसरा कंपनी उस नाम से यूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था, जो कि हमारे कंट्री के अंतर्गत जो डिफरेंट ट्रेडमार्क्स हैं, जो मार्क्स हैं, जो आप कह सकते हो पहचान है गुड्स या सर्विसेज की, उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस मार्क का, उस पहचान का
दुरुपयोग ना करे और उसके प्रोडक्ट्स जो हैं, क्योंकि वे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति चोरी करेगा, उसका नाम का फ़ायदा ना उठाए। इसको रोकने के लिए जो है ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो आया था। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया। मैं तो बड़ा हैरान था कि ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया, क्योंकि ये जनरली फार्माकोलॉजी में पूछा जाता है तो समझ में आता है, बट जूरिस्प्रूडेंस में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो पूछी जा रही है। कोई भी सब्सटेंस जो कि ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है उसको इफेक्ट करे, उस व्यक्ति के मूड में, उसकी अवेयरनेस में, उसके थॉट्स में, उसकी फीलिंग में, बिहेवियर में चेंजेस लेकर के आए, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ड्रग्स को ही हम लोग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के रूप में जानते हैं। जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अल्कोहल हो सकता है, कैफीन है, निकोटीन है, मैरिजुआना है, कुछ पेन मेडिसिन हैं जैसे ओपियम्स की जो निकलने वाली मॉर्फिन इत्यादि जो हैं, साथ ही साथ कुछ इलीगल ड्रग्स जैसे कि हीरोइन है, LSD है, कोकीन है, एम्फेटामीन्स हैं। ये सब के सब जो हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम लोग, क्योंकि ये साइको एक्टिव सब्सटेंस है, इसीलिए साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के अंतर्गत इनको रखते हैं। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मीन्स जो अब एक्ट के रूप में लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में एनी सब्सटेंस जो कि नेचुरल या सिंथेटिक हो सकता है, या फिर किसी नेचुरल या सिंथेटिक मटेरियल का कोई सॉल्ट हो सकता है, कोई प्रिपरेशन हो सकता है ऐसे सब्सटेंस का, जो कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के अंतर्गत आता है, ऑन द कन्वेंशन ऑफ, एज पर द कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971। और ये करता क्या है, ब्रेन के फंक्शन पर इफेक्ट डालता है ताकि किसी व्यक्ति का जो मूड है वो चेंज हो, अवेयरनेस में चेंजेस हो, उसके थॉट्स में, फीलिंग्स में, बिहेवियर्स में, उसके काम करने के तरीके में चेंजेस लेकर के आता है, और इसी को हम लोग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कहते हैं। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऐसे ड्रग्स को हम लोग शेड्यूल एक्स के अंतर्गत रखे हुए हैं और इस तरीके के सब्सटेंस को खुलेआम बिकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज व्हाट इज हाथी कमेटी। हाथी कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8/2/1974 को 1974 को 15 लोगों की एक मेंबर की एक टीम बनाई थी, एक जिसमें जो चेयरमैन साहब थे उनका नाम था जयसुख लाल हाथी। ये उनका नाम था, मिस्टर जयसुख लाल हाथी, जो कि चेयरमैन थे इस कमेटी के, जो कि वेरियस मीटिंग्स ऑफ इस कमेटी ने बनाई थी और 1975 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। हाथी कमेटी का काम जो था, जो कि जयसुख लाल हाथी के अंतर्गत लाया गया था, वो उसका काम था कि जो ड्रग इंडस्ट्री है और जो वेरियस फैक्ट्स हैं ड्रग इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया में, उसके ऊपर अपनी एक इंक्वायरी या अपनी एक रिपोर्ट लेकर के आए कि किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हब है हमारा देश, या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, किस तरीके से प्रैक्टिसेस यहाँ पर हो रही है, लीगल हो रही है, लीगल हो रही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पूरी तरीके से फॉलो है या नहीं, फार्मेसी एक्ट पूरी तरीके से फॉलो है या नहीं, इन सभी के ऊपर जो है रिपोर्ट हाथी कमेटी ने अपनी दी थी। और ये काफ़ी एक फेमस रिपोर्ट थी। उसके बाद ही देश में ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव काम जो है होना शुरू हो गया। तो 1975 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, जिसमें आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड एंड इन बॉन्ड एंड आउटसाइड बॉन्ड ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। एक चीज़ तो ये कि कई बार प्रश्न में केवल मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड और आउटसाइड बॉन्ड के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे कि ये मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 के अंतर्गत आ रहा है। इसमें है क्या, इसमें जो भी प्रिपरेशंस हैं, अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशंस या अल्कोहल का जो यूज़ करना है जिस प्रिपरेशन में, उनको हम लोग दो तरीके के फॉर्म में या दो तरीके के लाइसेंस में बांट सकते हैं। एक है हमारा मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड और दूसरा है हमारा मैन्युफैक्चर आउटसाइड द बॉन्ड। तो ये दो तरीके के हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो जो मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूजफुल होता है, जबकि आउटसाइड बॉन्ड जो है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर के लिए होता है। मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड में जो है हमें एक एक्साइज स्टाफ होता है जिसके सुपरविजन में सब कुछ होता है, जबकि एक्साइज स्टाफ की कोई आवश्यकता नहीं होती आउटसाइड बॉन्ड में। एक्साइज ड्यूटी जो है वो जब भी फिनिश प्रोडक्ट को बॉन्डेड लैबोरेटरी से रिमूवल किया जाता है उस समय देना पड़ता है, जबकि जब भी हम रेक्टिफाइड स्पिरिट खरीद रहे होते हैं आउटसाइड बॉन्ड में तभी हमें एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है, हमें बार बार नहीं देना पड़ता, एक ही बार में पेमेंट हो जाती है। जो कंस्ट्रक्शन होता है बॉन्डेड लैबोरेटरीज का, वो उसमें 4 तरीके के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक तो रॉ स्पिरिट जो आया है उसका स्टोरेज करने के लिए, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग रूम
तीसरा फिनिश गुड प्रोडक्ट्स को रखने के लिए उसका स्टोर रूम, और एक चौथा जो एक्साइज स्टाफ आपको चाहिए उसके लिए एक ऑफिस जिसके सुपरविजन में सारा काम होगा। जबकि नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज के अंदर केवल आपको रॉ स्पिरिट स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग रूम और फिनिश गुड रूम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर एक्साइड स्टाफ नहीं होता, इसीलिए उसका ऑफिस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एडवांस में सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है इन बॉन्ड में, जबकि आउटसाइड बॉन्ड में हमें एडवांस सिक्योरिटी मनी की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक और ख़ास बात है कि जो आउटसाइड बॉन्ड होता है इसमें गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर थोड़ी बहुत छूट दे सकती है, जबकि जो अल्कोहल का कंजप्शन है अगर वो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, करीब 100 लीटर से कम यूज़ हो रहा है, अगर अल्कोहल मैक्सिमम 100 लीटर तक यूज़ हो रहा है तो कुछ छूट जो है स्टेट गवर्नमेंट दे देती है, जबकि इस तरीके का कोई रिलैक्सेशन इन बॉन्ड में हमें देखने को नहीं मिलता। कहने का मतलब चाहे आप कम मात्रा में यूज़ करिए अगर आपके पास इन बॉन्ड लाइसेंस है, या फिर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करिए, वहाँ पर आपको किसी तरीके का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिलता है। जब जो स्प्रिट होती है, जो स्प्रिट हम ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से लेंगे, डिस्टिलरी से लेंगे या स्प्रिट वेयर हाउस से, इन बॉन्ड में वहाँ पे इंटेंट जो प्रिपरेशंस होती है वो 2 कॉपी में होती है, जो भी हमारा इंटेंट है उसको लेने के लिए, जबकि आउटसाइड बॉन्ड में ये 3 कॉपी में हमें देना पड़ता है। यही अंतर है हमारे इन बॉन्ड में और आउटसाइड बॉन्ड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the labeling instructions for Schedule X ड्रग्स? Schedule X ड्रग्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होती हैं। ये वो ड्रग्स हैं जिनकी आदत पड़ जाती है और जिनको हमें या नार्कोटिक दस्त हैं या साइकोटिक ड्रग्स हैं जिनको हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं करना होता है बाय द रिटेल स्टोर। तो इसमें एक लाल रंग का बॉक्स बनाते हैं जिसपे XRX लिखा होता है ताकि पता चल जाए कि शेड्यूल X की ड्रग है ये, और एक वार्निंग भी लिखी रहती है कि शेड्यूल X ड्रग है और इसको आपको सोल्ड करना है केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको सोल्ड नहीं कर सकते। और जो प्रिस्क्रिप्शन है, जैसा हमने पहले कहा था कि शेड्यूल X में हम उस प्रिस्क्रिप्शन को 2 साल तक स्टोर करके भी रखते हैं, उसकी एक कॉपी ले लेते हैं जेरॉक्स करके, और उसको रखना पड़ता है कि कभी भी मांग सकता है ड्रग इंस्पेक्टर या अथॉरिटीज़ की आपने किसको ये ड्रग्स जो है वो सेल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिटेल प्राइस ऑफ द फॉर्मुलेशन। जो हमारा DPCO है, जो ड्रग प्राइस का जो कंट्रोल अथॉरिटी है या उसका जो ऑर्डर है, उसमें हम लोग जो भी ड्रग हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है, जिनका प्राइस रिटेल प्राइस जो होता है वो फिक्स होता है, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं लिया जा सकता। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग रिटेल प्राइस का फॉर्मूला बोलते हैं, और वही फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रिटेल प्राइस इक्वल टू जो हमारा मटेरियल कॉस्ट प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस MAPE अपॉन 100 प्लस ED, दिस इज द फॉर्मूला। और इसमें इन सब का शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है? RP का मतलब होता है रिटेल प्राइस जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, MC का मतलब है मटेरियल कॉस्ट जिसमें सभी प्रकार के कॉस्ट जो ड्रग्स को बनाने से रिलेटेड हैं या उसमें जो भी आप फार्मास्यूटिकल एड या एक्सिपिएंट्स ले रहे हैं उनको जोड़ने का। कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो जो भी कॉस्टिंग और जो फिक्स प्राइस है एवरी ईयर का वो गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है, उससे हम कन्वर्जन कॉस्ट निकालते हैं, वो इसमें ऐड करते हैं। फिर जो पैकिंग मटेरियल का फॉर्मुलेशन का जो पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट है वो हम इसमें ऐड करते हैं, और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करते हैं हमारे पैकिंग चार्जेस जो कि इस्टेब्लिश किए जाते हैं एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट। और इसके बाद मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जिसमें जो आपका रिटेलिंग की जो बात आप कर रहे हो, जो आपका मार्जिन है मैन्युफैक्चर का, जो ट्रेड का मार्जिन है, और सभी कुछ को ऐड करके हमारा MAPE बनता है, दैट इज मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस मैप अपॉन 100, तो एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन निकल के आ जाता है। कई बार कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो इंपोर्ट करके आती हैं, तो उनके रिटेल प्राइस में ED यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी जो है वो ऐड कर दी जाती है। अगर वो इंपोर्टेड ड्रग नहीं है, यही बन रही है, तो ये ED जो होता है ये कॉलम हटा देते हैं, 0 कर देंगे, सिंपल। और यही फॉर्मूला जो है जिससे आपका रिटेल प्राइस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। कई बार यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम लोग पिछले वीडियो में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पेटेंट था, कॉपीराइट था, ट्रेडमार्क था, ETC। तो इन सब को एक साथ हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी कोई व्यक्ति की कोई क्रिएशन है जो कि उसके दिमाग के द्वारा या उसके द्वारा की गई है, जो कि किसी और के व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती, उसी को हम लोग उसको उस क्रिएशन को
प्रिकॉर करने के लिए, उसको बचाने के लिए, दूसरों के द्वारा उस पर कॉपी न किए जाने के लिए जो राइट्स देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्रिएटर को एक जो क्रिएटर है उसको एक एक्सक्लूसिव राइट देता है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए वो राइट उसको मिलता है। इसमें कोई लिटरेसी से रिलेटेड वर्क है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई इन्वेंशन है, कोई नया चीज़ उसने किया है, कुछ क्रिएशंस ऑफ माइंड्स हैं, कोई डिज़ाइन है, कोई सिंबल है, किसी तरीके के कोई नाम है या इमेजेस हैं, इन सभी चीज़ों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा हम लोग स्टोर कर सकते हैं या बचा सकते हैं, दूसरों के द्वारा कॉपी ना हो। और जो क्रिएटर है उसको एक राइट या उसको कह सकते हैं कि एक कुछ समय के लिए उसके पास ये पावर दे सकते हैं कि उसका यूज़ वो स्वयं करे, कोई और व्यक्ति उसका यूज़ ना कर पाए। ठीक है। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो लॉ के द्वारा जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ लॉ है जैसे पेटेंट लॉ है हमारा, कॉपीराइट का लॉ है, ट्रेडमार्क के लॉ है। और इस तरीके से जो फाइनेंशियल बेनिफिट है या जो उस पूरे काम से, उस पूरे क्रिएशन से जो क्रिएटर है उसको फ़ायदा पहुँचे, स्टार्टिंग में इसकी जो है व्यवस्था की जाती है, उसी को हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन या अंडरस्टैंड बाय द लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस। देखिए, दो तरीके की चीज़ें हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, और जो लोन लाइसेंस है वो और दूसरा रिपैकिंग लाइसेंस। तो जो सेक्शन 138A है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के सेक्शन नंबर 138A में लोन लाइसेंस का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल करके बैठा हुआ है, वो किसी मार्केटिंग यूनिट या मार्केटिंग कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है और कहता है कि जो उसकी प्लांट और मशीनरी है वो मार्केटर जो है वो यूज़ कर सकता है और अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो बनवा सकता है। ठीक है। इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो मैन्युफैक्चरर है वो स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस या ड्रग लाइसेंस जो है वो उससे मांगता है और इस एग्रीमेंट के द्वारा उस पर काम जो है वो किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं लोन लाइसेंस। यानी जो मार्केटर है उसके पास लाइसेंस नहीं है, मैन्युफैक्चरर के पास लाइसेंस है और मैन्युफैक्चरर जो है वो बना करके हमारे मार्केटर को दे रहा है। ठीक है। और लाइसेंस कौन लेगा? मैन्युफैक्चरर लेगा। रीपैकेजिंग लाइसेंस क्या है? रीपैकेजर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी बिजनेस को टेक ओवर किसी बिजनेस है जिसमें जो प्रोडक्ट्स उनको टेक ओवर कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड से एक आदमी, और अपना ब्रांड बता करके अपने ब्रांड में उसको रीपैकिंग करके वापस से बेच रहा है या उसकी मार्केटिंग कर रहा है, उसे हम बोलते हैं रीपैकेजिंग लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स। हम सभी लोग जब फार्मेसी में करने आते हैं या कर रहे होते हैं तो सभी लोगों को लगता है कि एक सबसे अच्छी पोस्ट है ड्रग इंस्पेक्टर, लेकिन उसका काम क्या है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? तो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं वो ड्रग की सेफ्टी को, उसकी यूटिलिटी के परफॉर्मेंस को, जो कंसिस्टेंसी है उसको, जब से वो मैन्युफैक्चरिंग हुई या सोल हो रही है रिटेल आउटलेट पे, इन सभी चीज़ों को वो क्या करते हैं? चेक करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स को हम लोग क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ये चेक कर रहे होते हैं कि जो मेडिसिन है, जो उनका यूटिलाइजेशन है, जो उनका कंजम्पशन है, वो ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए या जानवरों के लिए पूरी तरीके से क्या हो? सुटेबल हो। जो भी ड्यूटीज़ हैं इंस्पेक्टर्स की उसमें यह है कि सबसे पहले तो वो एक लाइसेंस जारी करे जहां से, जिस परमाइसिस से ड्रग का सेल हो। यानी जो भी रिटेल स्टोर है, जो भी आपके थोक की दुकानें हैं, इन दोनों जगहों पर लाइसेंस चाहिए और वो लाइसेंस जारी करने वाला व्यक्ति ड्रग इंस्पेक्टर ही होगा। साथ ही साथ जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्ट कर सकता है इन सभी इस्टेब्लिशमेंट को, इन सभी फार्मेसी स्टोर्स को, ड्रग स्टोर्स को कम से कम साल में एक बार, और इंश्योर करेगा कि जो लाइसेंस की कंडीशंस बताई गई थी वो सभी लाइसेंस की कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। साथ ही साथ जो सैंपलिंग इत्यादि भी वो कर सकता है, वहाँ से उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है या कुछ गलत हो रहा है तो उन ड्रग्स की सैंपलिंग करेगा और उसको टेस्टिंग के लिए या उसकी एनालिसिस के लिए अगर उसे लगता है कि ज़रूरत है तो उनको वो एक्ट के रूल और एक्ट को फॉलो करवाने के लिए उनको ले करके वो टेस्टिंग के लिए या सैंपलिंग करके उसको एनालिसिस के लिए ड्रग एनालिस्ट के पास या टेस्टिंग लैबोरेटरी में उसको भेज भी सकता है और उसके रिपोर्ट को ले करके एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है लाइसेंस को या कोई और काम इस तरीके से, ताकि ड्रग की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो लगातार मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी काउंसिल जो है द फार्मेसी एक्ट 1948 के द्वारा जो है वो बनाई गई,
दो तरीके की, एक है अपना सेंट्रल काउंसिल है, दैट इज़ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं फार्मेसी की तो उसका काम ही ये है कि वो पूरी तरीके से आपके एजुकेशन रेगुलेशन को करे। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति फार्मेसी की पढ़ाई करके रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनता है, उसके लिए एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन किया जाता है प्रत्येक राज्य में। हर राज्य में आपके हर स्टेट में आपको ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल मिलती है और इसके लिए कुछ मेंबर्स बनाए जाते हैं जिनको होल आप कहते हो कि ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। उसी का कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फार्मेसी एक्ट है कि 6 मेंबर यहाँ पे होंगे जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए उस स्टेट के, जिनमें एक इलेक्शन होगा और इलेक्शन के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि हम सभी लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उत्तर प्रदेश में और हम लोग वोट देते हैं, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही वोट दिया और हमने अपने से यानी उत्तर प्रदेश के ही 6 फार्मासिस्ट मेंबर्स को चुन करके वहां तक भेजा। इसके बाद 5 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रिस्क्राइब डिग्री या डिप्लोमा रखे हैं फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, और जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ एक मेंबर ऐसा है जो कि इलेक्ट किया जाता है या फिर क्या नाम है, आता है कहाँ से, मेडिकल काउंसिल से या फिर काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन से। साथ ही साथ एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है जो कि स्टेट का है और एक्स ऑफिसर होता है, यानी पहले से ऑफिसर था अब नहीं है, रिटायर हो गया, उसको रख सकते हैं। या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि मीटिंग इत्यादि जो है करने के लिए, अटेंड करने के लिए होना चाहिए, मतलब वो जब भी मीटिंग हो स्टेट फार्मेसी काउंसिल की वो प्रेजेंट रहे। साथ ही साथ एक गवर्नमेंट एनालिस्ट भी हो सकता है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 1940 के हिसाब से एक पोस्ट है, दैट इज ड्रग एनालिस्ट, वो हो सकता है, या फिर कोई उसके जैसी ऑफिसर जो कि रिटायर हो चुका है वो भी हो सकता है, जो कि नॉमिनेट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन सभी चीज़ों को यानी इन सभी लोगों को एक साथ जब इकट्ठा करेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, जिसका काम होगा कि वो फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है, जो फर्स्ट रजिस्टर है, उसमें उसका व्यक्ति का नाम दर्ज करे और उसे ग्रीन बुक इत्यादि जो है वो इशू करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया, जो डीपीसीओ है यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, वो 1995 में आया था और ये गवर्नमेंट के सेक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया सेक्शन 3 ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो 1955 में आया था, जिसके द्वारा जो जरूरी चीज़ है लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, उसका प्राइस कंट्रोल करना और उसकी क्वालिटी को भी, क्वालिटी के साथ ऐसा नहीं कि प्राइस कम करना है तो क्वालिटी खराब हो जाए, उसको भी इंश्योर करना काम है। उसी के अंतर्गत 1995 में डीपीसीओ का निर्माण किया गया और जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं ये है कि वो इसेंशियल और लाइफ सेविंग जो प्रॉपर्टीज वाली जो मेडिसिन हैं या फिर ऐसी मेडिसिन जो कि किसी बीमारी को दूर करने के काम में आ सकती हैं, उनकी मेडिसिन की गुड क्वालिटी के साथ ही साथ रीजनेबल प्राइस पे उनको उपलब्ध कराना ही मेन मोटिव है हमारे डीपीसीओ का। साथ ही साथ ये ड्रग का जो रैशनल यूज़ है पूरी कंट्री में और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोडक्शन है या फिर इकोनॉमिक साइजेस में जो प्रोडक्शन है ड्रग का, उसको भी क्या करती है, इंश्योर करती है। साथ ही साथ जो डीपीसीओ 2013 आया, उसमें ये कहा गया कि जो भी इसेंशियल ड्रग्स हैं वो एट अफोर्डेबल प्राइसेस पे जनरल पब्लिक के लिए हो और कोई भी ऐसी मेडिसिन बल्क में बने जिसकी अवेलेबिलिटी हमेशा हो, ऐसा ना हो कि उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के दौरान वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, मतलब उसका प्रोडक्शन है ही नहीं देश में और जब ज़रूरत पड़ रही तो बहुत महंगी मिल रही है, तो ऐसा कुछ ना हो, उसका प्राइस इत्यादि जो है वो कंट्रोल रहे और सही मात्रा में मिले, अच्छी दवा मिले और सही रेट पे मिले, ये हमारा डीपीसीओ जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉर शेड्यूल वाई एंड आर। शेड्यूल वाई और शेड्यूल आर एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 क्या है? तो शेड्यूल वाई जो है बहुत ही सिंपल सा है, जो कि हमारे कोई भी व्यक्ति को वो लाइसेंसिंग या वो फॉर्म्स के बारे में है इसमें जानकारी, जिसमें उसको परमिशन मिलती है कि वो कोई ड्रग का इंपोर्टिंग कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है बाहर से, या फिर किसी नई ड्रग को जो कि मार्केट में नई है उसका मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस ले सकता है, या फिर कोई ड्रग का वो क्लिनिकल ट्रायल इत्यादि अगर परफॉर्म करना चाहता है तो उसके लिए उसको लाइसेंसिंग या परमिशन लेनी है, वो शेड्यूल वाई में के अनुसार ही उसको लेनी होती है। शेड्यूल आर जो है वो बहुत सारे जो रेगुलेशंस हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द कंट्रासेप्टिव्स, खास करके मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स जैसे कंडोम इत्यादि, उसके लिए रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट जो है वो हमें प्रदान करता है कौन?
शेड्यूल आर, जैसे कैसे बनेगा, कैसे उसको पैकिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें जो है वो शेड्यूल आर के द्वारा ही दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मेसी एक्ट के बारे में आपसे कहा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो स्टेट रजिस्टर बनाती है, ठीक है, जिसे फर्स्ट रजिस्टर भी बोल रहे हैं, जिसके अंदर जिसका नाम जा रहा है वही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाता है। कहने का मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो व्यक्ति है जिसका नाम एंटर किया जा रहा है रजिस्टर ऑफ द स्टेट में एज पर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और जो कि फार्मेसी का प्रोफेशन या बिजनेस को कर रहा है उसी स्टेट के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, साथ ही साथ वो जो प्रिस्क्राइब्ड फी है रजिस्ट्रेशन की उसको उसने पे किया हो ताकि उसका नाम फर्स्ट रजिस्टर के अंदर आए और वो स्टेट के अंदर ही बिजनेस या प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन को कर रहा हो। साथ ही साथ ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा होगा फार्मेसी में, यानी उसने डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, ईटीसी या फॉर्म डी इत्यादि कर रखा होगा एक ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटी से या एक ऐसे कॉलेज से जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और आपके क्या नाम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड हो, जिसका मतलब वो एक एक्ट के द्वारा, फार्मेसी एक्ट के द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज अगर है तो वहीं पर अगर वो प्रिस्क्राइब्ड बी फॉर्म, डी फॉर्म, एम फॉर्म, फॉर्म डी इत्यादि उसने कर रखा है तो ऐसे व्यक्ति को ही हम लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मानेंगे, उसी का नाम जो है रजिस्टर के अंदर जो है वो दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ओपियम एंड कोका लीफ। देखिए ऐसा है कि ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। कोका लीव्स जो होती हैं वो कोका प्लांट से जो लीफ आ रही हैं उनको हम बोल रहे हैं, और जिसमें कुछ एक्सेप्ट कोई भी ऐसी लीफ जहाँ पर इकोनाइन या कोकीन या कोई और इस तरीके के एल्कलॉइड्स जो हैं वो रिमूव किए गए हैं, उसको छोड़ करके कोका प्लांट्स की लीफ को ही कहते हैं। या फिर कोई भी मिक्सचर जहाँ पर नेचुरल मटेरियल तो है लेकिन कोई ऐसा प्रिपरेशन जिसमें 0.1% से ज़्यादा कोकीन नहीं है, उसे हम लोग कोका लीफ के अंतर्गत रखते हैं। ये एज पर द एक्ट जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओपियम का बात करें तो ओपियम जो है वो कंसंट्रेटेड जूस होता है ओपियम पोपी का, जो कि ओपियम प्लांट से प्राप्त होता है, और कोई भी मिक्सचर जिसमें नेचुरल मटेरियल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जो कि एक कोआगुलेटेड जूस है ओपियम पॉपी का, जिसके अंदर कोई भी प्रिपरेशन में 0.2% ऑफ मॉर्फिन से ज़्यादा ना हो, उसे हम लोग ओपियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो 1971 में आया था। ये भी कई बार पूछा गया कि कब आया था, तो 1971 में आया था, और इसका केवल एक सबसे जो मेजर ऑब्जेक्टिव हो ये है कि ये जो प्रेगनेंसीज़ हैं, जो स्पेसिफिक प्रेगनेंसीज़ हैं, वो इंड की जा सकती हैं या उनको ख़त्म किया जा सकता है बाय द लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, कोई अनट्रेंड आदमी नहीं, जिसके पास लाइसेंस है वही करेगा। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको ख़त्म किया जा सके, इलीगल जो प्रेगनेंसीज हैं उनको ख़त्म किया जा सके और रिड्यूस किया जा सकते। अगर किसी व्यक्ति कोई महिला है जो कि प्रेग्नेंट है लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके लिए प्रेग्नेंट होना अनसेफ है या उसके लिए उसके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रेगनेंसीज को ख़त्म करने का, क्योंकि किसी भी प्रेगनेंसी को बिना एक्ट के अंतर्गत अगर नहीं है तो वो हम ख़त्म नहीं करवा सकते। यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन का अगर चाह रही है और उसकी सहमति है, उसके हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसके सहमति के द्वारा एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम ऑफ फ्रेम में एक रजिस्टर्ड लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंतर्गत ही मेडिकल जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो किया जा सकता है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। ये दो टर्म्स बहुत बार यूज होते हैं। लॉ जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं या रेगुलेशंस होते हैं, जबकि जो इथिक्स होते हैं वो गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं ताकि उसको किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके से और लोगों के साथ या समाज के साथ व्यवहार करना चाहिए। इथिक्स जो होते हैं वो रूल ऑफ कंडक्ट्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, दीज आर द इथिक्स। बट लॉज, जब लॉज होते हैं तो वो रूल्स जो कि डेवलप किए जाते हैं किसी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी ऑर्डर के द्वारा, जिसमें ये कहा जाता है कि जो प्रोटेक्शन है, जो बैलेंस है सोसाइटी का या सिटीजन्स का, वो बना रहे। जैसे आप रूल में जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात कर लिया, दवा बना के कोई भी बेच सकता था अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ना होता तो। इथिक्स में ये है कि हम सही दवा बना करके लोगों को बेचें, दिस इज द इथिक्स। लेकिन
रूल ये कहता है कि सही ही दवा मार्केट में बिकेगी। ये दोनों में आप कह सकते हो अंतर है। एक चीज़ और, जो इथिक्स है वो लोगों के अवेयरनेस से आता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें आता है, या सोसाइटी के द्वारा कहा जाता है कि ये सही है ये गलत है। जबकि लॉज जो होती हैं वो इन्फोर्स किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट टू द पीपुल, अपने लोगों के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बना करके उन रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को लागू किया जाता है ताकि किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके, एक मैनर में परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, राइट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो सैंपल लेकर के गवर्नमेंट जो टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं या एनालिसिस के लिए उसको भेजा जा सकता है। इस एनालिसिस को करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ड्रग की एनालिसिस या टेस्टिंग है, कॉस्मेटिक्स की जो ड्रग एंड जो एनालिसिस या टेस्टिंग है उसके लिए उनको एम्प्लॉय किया जाता है, जो कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की, वहाँ पर उसको हम लोग डालते हैं। जो ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट की वो ये है कि ये जो सैंपल्स इंस्पेक्टर्स के द्वारा या कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा या किसी और ऑफिसर के द्वारा भेजी जा रही है उसको टेस्ट करे एज पर द एनालिसिस प्रोटोकॉल जो कि दिया गया है। जैसे मान लीजिए एस्प्रिन है तो उसका एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि किस तरीके से इसको हम लोग एस्प्रिन की टैबलेट को टेस्ट करेंगे या उसकी एनालिसिस करेंगे कि ये सही है, इसमें मात्रा सही है, इसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं की गई है। उसको करने के बाद उसका एक रिपोर्ट बनाना, और रिपोर्ट जो है ड्रग इंस्पेक्टर या जो कस्टम डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट से उसके पास वो सैंपल पहुंचा है वहां तक उसको पहुंचाना। जो भी उसका रिपोर्ट है, जो भी रिसर्च की गई है, जो भी पब्लिकेशंस है वो अप टू डेट रखना ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स के इंफॉर्मेशन के साथ, और गवर्नमेंट को उसको प्रोवाइड कराना ही गवर्नमेंट एनालिस्ट की फंक्शन या उसके काम या उसकी ड्यूटीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फंक्शंस ऑफ डीटैब। डीटैब जिसे हम लोग ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड भी बोलते हैं, ये एक ऐसी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि टेक्निकल मैटर्स जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लागू करने या उससे रिलेटेड किसी और टेक्निकल एडवाइजरी के लिए बनाई गई है। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत ही है, और जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग सिडिस्को के नाम से भी जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत उसके अंतर्गत ये काम करती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लागू करने में जिस तरीके के टेक्निकल मैटर्स एराइज होते हैं या इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड काम जो है वो हमारी डीटैब जो है वो देखती है, यानी कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो उन सभी मैटर्स को सॉल्व करती है जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन ढूंढने का काम करती है।